नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमर छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। सीधे लिए चलते हैं आपको छत्तीसगढ़ के विधानसभा सत्र में, जहां प्रश्नकाल जारी है। सीधे लिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं तस्वीरें। अभिलेख खसरा नंबर को एक छोटा झाड़ जंगल चराखोर का दर्जा देते हुए एक सर्वोच्च न्यायालय के प्रकरण HTN गोदावर्धन के निरूपण को हवाला देते हुए, जिसे इसको इस जमीन को बदलने का अधिकार नहीं है, ना ही इसको पट्टा देने का, उस जमीन में पट्टा देने का अधिकार। 4 मिनट की भूमिका हो गई। प्रश्न कब करेंगे? सब कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ। प्रश्न तो करिए। इसलिए ये प्रकरण इतना गंभीर है। नहीं समझ गया, इसलिए तो भूमिका 4 मिनट में रख रहे हैं। प्रश्न कितना लंबा होगा? अनुभागीय अधिकारी ने उनको अध्यक्ष महोदय जी, उस पट्टिका को भूमि को बेनामी अंतरण किया जाना पाया गया और उसको अपात्र होना पाया गया। इस व्यवसायिक परिसर को अवैध निर्माण घोषित करते हुए उक्त जमीन को जनहित में उनको देने का इन्हें पारित कर दिया। अब इसी जमीन, जब वो अनुभागीय अधिकारी ने सब कुछ निर्णय ले लिया, पहले तो आपने उन्हें दिया, कलेक्टर ने दिया, फिर दुर्ग संभाग ने दिया, क्या अधिकारी जो जैसा चाहे वैसे करते रहे। उसके बाद आज के डेट में वो 2 मंजिल मकान बन चुका है। फिर से वो हमारे राजनांदगांव के अपर कलेक्टर ने फिर उसको उस निर्णय को, अनुभागीय अधिकारी के निर्णय को फिर से उन्हें स्टे ऑर्डर दे दिया है। तो मैं ये चाहूंगा, मैं प्रश्न कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, क्या छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1949 की धारा 52 एवं धारा 51 के तहत अनुभागीय अधिकारी राजस्व के आदेश पर रोक लगाया गया है? किस स्तर के राजस्व न्यायालय द्वारा स्टे ऑर्डर दिया गया? पहला प्रश्न। यदि स्टे ऑर्डर दिया गया है तो उसकी अवधि क्या है? स्टे ऑर्डर किन किन शर्तों के आधार पर दिया गया है? कार्रवाई कब तक पूर्ण कर ली जाएगी? ये मेरा प्रश्न। तीन प्रश्न है, मेरे तीनों प्रश्न का जवाब दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जानकारी मांगी है कि नगरीय क्षेत्र में निवासरत भूमिहीनों का पट्टा देने का प्रावधान है। पहला प्रश्न था। तो नगरीय क्षेत्र में भी पट्टा देने का प्रावधान है और इसी प्रावधान के तहत जिनका प्रकरण अभी आया है उनको पट्टा दिया गया था। और ये जो जगह दी गई थी, बाद में चिन्हांकित होने के बाद झाड़ झरोखा वन भूमि मध्य में होने के कारण उस पट्टा को निरस्त कर दिया गया। फिर बाद में SDM के द्वारा निरस्त किया गया है। इसके खिलाफ में अपर कलेक्टर के यहाँ ये प्रकरण विचाराधीन है और जब तक वहां पे कुछ निर्णय नहीं होगा तब तक ये मामला लंबित है। चलिए दूसरा प्रश्न। अध्यक्ष महोदय, आपने उस जगह में उस पट्टा को तो अवैध कर दिए। उस जगह में आपने 2 मंजिल का भवन भी, आपने 4 लोगों ने जिसने पट्टा निरस्त करने की जो बात कही वही लोग भवन बना लिए। मेरा ये कहने का मतलब, उस भवन का निर्माणाधीन को अवैध घोषित भी कर दिया आपने। उसको तोड़ने का काम कब करोगे और क्यों, किस आधार पर आपने, और कितने दिन के लिए आप स्टे दिए हैं और कब तक निर्णय लेंगे? ये मेरा प्रश्न है। आप सीधा समय सीमा नहीं बताया जा सकता क्योंकि ये न्यायालय का प्रकरण है और न्यायालय में जब तक निर्णय नहीं होगा उसको कब तक तोड़ेंगे, क्या कार्रवाई होगी? अरे अवधि, आप तो निर्णय करने का तो अवधि आपको स्टे दे दिए आपने। इतने गलत विचारधारा के आदमी को, वही आदमी उस पट्टा को निराधार करने के लिए अपील किया, उसके बाद उनका भी सुन लिए, वो गरीब का भी सुन लिए। तो कब तक वो बेचारी गरीब हो पिसती रहेगी? और उसमें 2 मंजिल के बिल्डिंग भी बन गया और आपने उसका निर्धारण समय नहीं बता रहे हो और एक अपर कलेक्टर उनको स्टे देता है। कब तक ये हो जाएगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रकरण न्यायालय में है, इसलिए इसमें समय सीमा बताना। तो आप न्यायालय है, इसके मतलब कुछ भी करते रहेंगे? नहीं, न्यायालय से जब तक डिसीजन नहीं आएगी तो उसमें तोड़े हमको बताने की कार्रवाई नहीं की जा सकती। जैसे ही आदेश आएगा मैं ये कह रहा हूँ कि आपने किस अवधि क्या है, किन किन शर्तों पर, कुछ तो शर्तों पर दिए होंगे। जो पट्टा देने की जो पात्रता रखते हैं, जो गरीबी में है, जो इनकम टैक्स पेधारी नहीं है, वहां के मतदाता हैं, आवासहीन है, पात्रता की सूची में आने के बाद उनको पट्टा दिया गया था। बाद में जब उसकी इंक्वायरी की गई तो जमीन जो है झाड़ झरोखा
वन भूमि, और दूसरा उसमें बताया गया कि वो किसी का उसमें हस्तांतरण बेनामा हुआ है तो शिकायत आने के बाद एसडीएम ने उसको निरस्त कर दिया। निरस्त किया, उसके बाद उन्होंने अपर न्यायालय में आवेदन लगाया जहां पे अभी मामला लंबित है। अध्यक्ष महोदय, जो प्रकरण संभागीय आयुक्त से जो निर्णय लिए हुए वहां से उतरे हुए प्रकरण को कौन से आधार मान के आपने उसको स्टे दे दिया? अगर स्टे दे दिए तो उसको जल्दी निर्णय कर दीजिएगा, उसमें क्या दिक्कत है? स्टे का आधार बता दिया मंत्री जी, आपने एक तो उस प्रकरण में आपका संभागीय आयुक्त भी इन्वॉल्वमेंट रहा, उनको मान्य किया गया, कलेक्टर ने उसको फिर निरस्त कर दिया गया, फिर अनुभागीय अधिकारी ने फिर उसको निरस्त कर दिया गया। उसके बाद अपर कलेक्टर का तो सीमा होगा। निरस्त एक ही बार हुआ है, एसडीएम ने एक ही बार नहीं, किया मैं है। कह रहा हूं कि वो अपील ने उनने किया है और वो सामर्थ्यवान व्यक्ति और कहीं जाएगा फिर वो कहीं से स्टे ले आएगा, तो कम से कम ऐसी चीजों को आप पनाह देते रहेंगे तो ये तो पूरा अतिक्रमण से पूरा घिर जाएगा पूरा शहर। अभी तो कब तक इसको भू राजस्व संहिता के अधिनियम के तहत 6 माह के अंदर उसको इस प्रकरण का निपटारा चलिए, करना बहुत हो अच्छा, गया सर। ठीक है। शानदार। श्री अनिल शर्मा जी, इसमें कहाँ ये डोंगरगांव और कहाँ, चलिए छोटा सा पूछ लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, भानु प्रतापपुर क्षेत्र अंतर्गत जो है वार्ड क्रमांक 1 और 3 और 15 जो है, लगभग यहाँ 500 गरीब परिवार 40 वर्षों से निवासरत हैं और वहाँ पर छोटे बड़े और बड़े झाड़ जो है चारागाह भूमि रिकॉर्ड में दर्ज होने के कारण वहाँ उनका लाभ उनको वहाँ नहीं मिल पा रहा है आवास योजना का। तो माननीय मंत्री जी से निवेदन चाहूंगी कि इस विषय पर थोड़ा सा सख्त जांच करवाकर वहाँ निवासरत परिवार को जो है पट्टा प्रदान किया जाए ताकि उनको भी ये आवास का योजना का लाभ मिल सके। चलिए दिखवा लेते हैं, फिर बताएंगे आप। अध्यक्ष महोदय जी, आपका अरे मैं थोड़ा सा इसी 10 मिनट हो गया आपका। 1 मिनट और बचाता हूँ आपसे। अब गाड़ी आगे बढ़ गई। अरे 1 मिनट थोड़ा सा। मैंने इसी प्रश्न उत्तरी में मैंने एक क्वेश्चन लगाया है कि मेरे विधानसभा के अंतर्गत कितने अतिक्रमणधारी हैं और कितने शासकीय को और कितने प्राइवेट को, वो भी आज निराकरण नहीं होगा। प्रश्न उत्तरी आप ही का प्रश्न है। आप लोग ऐसी प्रश्रय देते रहेंगे तो फिर हमारे जो शासकीय जमीन का क्या होगा? ऐसे जमीन है कि 20-20, 25-25 एकड़ में अवैध कब्जा करके कोई रिसोर्ट बना रहे हैं तो कोई कुछ होटल बना रहे हैं, तो ऐसे चीजों का भी प्रकरण आपकी उसमें दर्ज है प्रश्न उत्तरी में, आप देख लीजिएगा। अगर इसको आप ऐसी प्रश्रय देते रहेंगे तो आगामी भविष्य में शासकीय जमीन का क्या होगा ये आप चिंतन करेंगे। चलिए चिंतन करेंगे आप। माननीय अनु शर्मा जी, माननीय अध्यक्ष जी, अनुज जी ये प्रश्न करिए। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें नहीं, आगे देखिए। मैंने सवाल पूछा था कि कृषि भूमि को बिना परिवर्तित किए कॉलोनी निर्माण किया जा रहा है, इस विषय में मैंने जानकारी चाही थी 2021 से 2023 तक। इस विषय पे मेरा एक सवाल ये है कि क्या प्राप्त 19 शिकायतों में से एक भी शिकायत कृषि भूमि के डायवर्शन के बिना बेचे जाने की नहीं है? और दूसरा इसी में यह है कि अवैध प्लॉटिंग की शिकायत मिलने पर विभाग क्या कार्य को तुरंत रोकने हेतु किसी प्रकार की कार्यवाही करता है? माननीय मंत्री जी। क्षेत्र धरसीवा में अवैध प्लाटिंग की शिकायतें आई है। इसमें रायपुर अनुभाग से 14 और तिल्दा अनुभाग से 5 शिकायतें प्राप्त हुई है और इसमें ग्राम पंचायत स्तर पे एसडीएम, कलेक्टर और नगरीय निकाय क्षेत्र में आयुक्त इसकी कार्यवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारी होते हैं। अभी अवैध प्लाटिंग की जो शिकायतें मिली है उसमें भू राजस्व की जो संहिता है, अनाधिकृत कॉलोनी निर्माण, इसके संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और इस कार्रवाई से माननीय विधायक महोदय को अवगत कराया जाए। चलिए माननीय अध्यक्ष जी, किसी मेरे सवाल का जवाब ही नहीं मिला है। चलिए माननीय पूछ लीजिए। माननीय मंत्री जी, मैंने पूछा कि तुरंत रोकने के लिए क्या कार्रवाई की जाती है, इसका जवाब नहीं आया। मैंने पूछा आपसे 19 शिकायतों में से मुझे जो जवाब आया माननीय अध्यक्ष जी, उसमें मैंने सवाल पूछा था क्या कृषि भूमि को आवासीय बताकर विक्रय किए जाने की कोई शिकायत प्राप्त होती है? इस पे विभाग ने मुझे जवाब दिया है धरसीवा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कृषि भूमि
को आवासीय बताकर विक्रय किए जाने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, ये रहा पत्र जो शिकायत किया गया है। ये पत्र है माननीय अध्यक्ष जी 6/7/2022 का, और इसमें स्पष्ट लिखा गया है ग्राम धरसींवा के खसरा नंबर 12/2, 15, 13/2, 14/3 अन्य में अवैध प्लाटिंग तो हो रहा है, साथ ही इनके द्वारा शासकीय भूमि खसरा नंबर पर बने वर्षा जल निकासी किसान आवासी के लिए बने टार नाली के जमीन को कब्जा कर समतलीकरण के कारण कच्चा सड़क बना दिया गया है। खसरा नंबर 12/1 है जिसका पटवारी जांच प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न है। ये पूरे खसरा नंबर के साथ शिकायत की गई है कि ग्रीन लैंड को आवासीय रूप में बेचा जा रहा है, और जो मुझे जवाब दिया गया है माननीय अध्यक्ष जी, उसमें कहा गया है एक भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई। ऐसी 3 शिकायत की कॉपी मेरे पास हाथ में रखी हुई है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस पे प्रश्न संदर्भ समिति में इसको रखा जाए, और जो भी अधिकारी कर्मचारी इस तरह से सदन को गुमराह करने में शामिल हैं उनको क्या यहां सस्पेंड किया जाएगा? क्या कार्रवाई करेंगे उन पे? मैं जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे कि माननीय विधायक बता रहे हैं कि धरसींवा विधानसभा क्षेत्र में कृषि भूमि को आवासीय बताकर विक्रय किए जाने की बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुई है। यदि ऐसा है, शिकायत मिली है, तो उसकी जांच कराएंगे और जो अधिकारी दोषी है उस पर उचित कार्रवाई। चलिए, बहुत अच्छा। मोतीराम साहू जी, सवाल और माननीय अध्यक्ष जी, वो कार्रवाई के लिए बोल दी ना आप, जैसे चाहते थे। एक बात और थी माननीय अध्यक्ष जी, आपने जो मांग किया था पूरा हो गया। एक और छोटी सी बात थी। चलिए, कि ऐसे जगह पे, ऐसी कॉलोनीज में क्या रेरा और टीएनसी के बोर्ड लगाए जाने का कंपल्शन है? विभाग के द्वारा क्या ऐसा निर्देश है? और अगर ऐसा है तो क्या इसका पालन किया जाता है, और अगर ऐसा नहीं है तो क्या इसके लिए कार्रवाई करेंगे? आगे कोई निर्देश जारी करेंगे? इसके लिए कई जगह निर्देश दिए हैं कि जहां पे अवैध प्लाटिंग हो रही है वहां पे बोर्ड लगाया निर्देश जारी कर दीजिए आप। मैं और ये पिछले सरकार ने जो 5 डिसमिल से कम जमीन का रजिस्ट्री शुरू की है उससे इसकी बात। चलिए, बहुत अच्छा। मोती साहू। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न पीडब्ल्यूडी विभाग से है। माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि मुख्यमंत्री निवास नवीन भवन में उद्यानिकी कार्य हेतु 80,68,000 आकस्मिक निधि से स्वीकृत हुआ था, जिसको 3 टुकड़े में 3 टेंडर इसका किया गया, और तीनों कार्य में जो स्वीकृत होना था वो न हो करके कार्य का नाम एक था, कार्यस्थल एक था, स्वीकृत राशि आकस्मिक निधि से एक था, परंतु इसके विपरीत जो कार्य हुए हैं, कार्य था नवीन मुख्यमंत्री निवास भवन नया रायपुर में उद्यानिकी कार्य, लेकिन जो टेंडर हुए हैं वे हुए हार्टिकल्चर वर्क एट वेरियस वीआईपी बेंगलोस ऑफ सेक्टर 24 नवा रायपुर अटल नगर अंडर सब डिवीजन नंबर 3। ये कार्य का मत कुछ और था, कार्य कहीं और होना था, कार्य कहीं और हुआ। इस प्रकार से इसमें काफी आर्थिक अनियमितता और भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। प्रश्न कर लीजिए। हाँ, तो मेरा माननीय मंत्री जी से ये निवेदन है कि कृपा करके बताएं कि क्या इस प्रकार की प्रावधान है कि चलिए, बोलिए मंत्री। स्वीकृत किसी और मत के लिए हो और कार्य कहीं और हो। आपने मुख्यमंत्री आवास की चिंता की, मुख्यमंत्री जी आपको धन्यवाद देंगे। आपका प्रश्न बहुत वाजिब है। जी, चलिए, आप जवाब दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, नया रायपुर में राजभवन, माननीय मुख्यमंत्री जी का निवास, माननीय मंत्रीगण का आवास, वरिष्ठ अधिकारियों के आवास निर्माण हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 10/4/2018 को 591.75 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। उस समय पीएफआईसी की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार
उस प्रशासकीय स्वीकृति में उद्यानिकी कार्य शामिल नहीं था, परंतु लोक निर्माण विभाग के मैनुअल के वॉल्यूम 1 पैरा 2.027 के प्रावधान के अनुसार अधीक्षण अभियंता को यह अधिकार है कि कंटिजेंसी मद में 1% राशि स्वीकृत कर सकते हैं। उसी के अनुसार 6/7/2022 को अधीक्षण अभियंता ने 80,68,000 की अनुमति प्रदान की और वहां ऑनगोइंग काम था और इसलिए 3 अलग अलग टेंडर अलग अलग तिथि में निकाले गए। काम नियमानुसार हुआ है, काम में किसी तरह की कोई अनियमितता नहीं पाई गई है। चलिए वो पूछ लीजिए। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। राम राम सा आपके शहर कोरबा में पहली बार आयोजित होने जा रहा राजस्थानी कल्चर प्रोग्राम, जहां आपको राजस्थान की संस्कृति और कला से परिचित कराया जाएगा। साथ ही साथ आप राजस्थानी व्यंजनों का लुत्फ भी उठा पाएंगे। स्पेशल नाइट 14 फरवरी। आज ही टिकट बुक करें। संपर्क करें 7000356254 9039501771 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सीधे लिए चलते हैं आपको जहां पर छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र का प्रश्नकाल जारी है। जानना चाहती हूं माननीय अध्यक्ष, आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से जानना चाहती हूं कि जिला जशपुर के 727 गांवों के कार्य को अपूर्ण है, कब तक पूर्ण कर लिए जाएंगे तथा क्या जल जीवन मिशन के निर्माण कार्यों के गुणवत्ता के संबंध में राज्य स्तरीय कमेटी बनाकर जांच कराएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा पता है कि हर घर जल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की अति महत्वाकांक्षी योजना है कि हर एक व्यक्ति को नल के माध्यम से शुद्ध जल मिले। जशपुर जिले में कुल 754 योजनाएं स्वीकृत है, 17 ग्रामों की योजनाएं पूर्ण है और ये ग्राम है जो हर घर जल नल से प्रमाणित है। 737 गांव में घरेलू नल कनेक्शन उपलब्धता की जानकारी निम्नानुसार है। 90% से अधिक 130 ग्रामों में हो चुका है। 80% से 90% के बीच 113 ग्राम में हो गया है। 70% से अधिक 97 ग्रामों में हो गया है। 50% से लेकर 70% के बीच 168 गांव में हुआ है। 20% से अधिक 125 ग्राम में हुआ है। इस प्रकार से जल जीवन मिशन के काम तेजी से किए जा रहे हैं। 23 एजेंसियां जिन्होंने काम में अति विलंब किया, उनके अनुबंध निरस्त कर फिर से निविदा करके उस काम को तेजी लाने का प्रयास किया जा रहा है। भारत सरकार की ये समयबद्ध योजना है, अति महत्वाकांक्षी योजना है। हमारा विभाग इस काम को पूरी गंभीरता से, पूरी गुणवत्ता से समय पर पूरा करने की हर संभव कोशिश कर रहा है। जशपुर जिले तो आज हमारी और भी प्राथमिकता का जिला है। कुमती साहब जी। माननीय अध्यक्ष जी, जिला जशपुर में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कुल 17 अभियंता के पद स्वीकृत हैं, जिसमें विगत कई वर्षों से मात्र 3 अभियंता ही कार्य कर रहे हैं। क्या उप मुख्यमंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि अभियंता के रिक्त पद की पूर्ति कब तक कर ली जाएगी? रिक्त पदों की भर्ती की कार्यवाही हम लगातार कर रहे हैं। अभी 12 तारीख को 135 हैंडपंप टेक्नीशियनों को
हमने एक साथ सामूहिक रूप से बुलाकर नियुक्ति पत्र दिया है। तो भर्ती की कार्यवाही हम लगातार कर रहे हैं। इस बात की हमें पूरी तरह से चिंता है। जशपुर जिले में गुणवत्ता को लेकर किसी तरह की शिकायत नहीं है और इसलिए कमेटी अभी बनाने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। प्रमोद जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आपका क्षेत्र नहीं है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत ही है प्रश्न अध्यक्ष महोदय जी। हाँ, जल जीवन जशपुर का सवाल है, आप उतर आइए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, क्षेत्र का मामला है। से प्रश्न लगाइए ना। आदरणीय लगा था अध्यक्ष महोदय जी, इसमें आया नहीं है। इसमें मेरा बस एक क्वेश्चन है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो प्रदेश में स्वीकृत कितने प्रतिशत कार्य निश्चित समय पर पूर्ण कर दिए गए हैं और इसके समय सीमा में वृद्धि की गई है क्या? जो कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं उसमें समय सीमा में वृद्धि की गई है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, नई सरकार बनने से पहले जल जीवन मिशन के बारे में पूरे प्रदेश में क्या चर्चा थी, क्या हालात थे, ये सभी को पता है। माननीय सदस्य जी को तो पता ही है। हमारी सरकार बनने के बाद तेज गति से हम काम कर रहे हैं। ये अति महत्वाकांक्षी योजना है। जैसे मैंने कहा कि आज की स्थिति में बहुत हम आगे चले गए हैं। आज 77% काम हमारा पूरा हो गया है प्रदेश में। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, जो समय सीमा पर कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं, ऐसे मेरे विधानसभा में अध्यक्ष महोदय जी 214 काम है। 151 जो कार्य है वो डेट बढ़ाने के बाद भी इनकम्प्लीट है अध्यक्ष महोदय जी। तो मैं ये निवेदन कर रही हूँ आपसे और जवाब भी चाह रही हूँ कि निर्धारित समय पर कार्य पूर्ण नहीं होने पर क्या उन ठेकेदारों पर पेनाल्टी किया जाएगा या कार्रवाई किया जाएगा? ये प्रश्न उद्भूत नहीं होता। जरूर आप नए संदर्भ में मंत्री जी उसी प्रश्न का जवाब देंगे जो उनको नोटिस में मिलता है। आप अलग जिले के एक प्रश्न आपने कर लिया, ठीक है। अध्यक्ष महोदय जी, ये प्रदेश का मामला है, पूरे जल जीवन मिशन का मामला है। हमारे सरकार में भी मैंने क्वेश्चन उठाया था और उसमें भी मैंने इसमें किया, क्योंकि गर्मी का दिन आ रहा है अध्यक्ष महोदय जी। हम निवेदन करते हैं क्या उन ठेकेदारों पर पेनाल्टी लगाया जाएगा या कार्रवाई किया जाएगा जिन्होंने अभी तक कार्य पूर्ण नहीं किया है? ठीक, सुझाव आपका ठीक है, बैठिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा सवाल अध्यक्ष महोदय वन मंत्री जी से है कि क्या अभी जो कैंपा मद के अंतर्गत जून 2020 से 2023 के मध्य में लेंटाना, उन्मूलन और नरवा विकास कार्य के जो भुगतान हुए हैं श्रमिकों के, वो उनको बैंक के माध्यम से मैंने पूछा था भुगतान हुआ है या नहीं। और दूसरा ये था कि उसमें जो प्रमाणक जो दर्शित किए गए हैं श्रमिकों के नाम, अब क्या उसमें उनको राशि हस्तांतरित की गई है? और तीसरा यह था कि उस परिक्षेत्र अधिकारियों द्वारा प्रमाणकों में से दर्शित श्रमिकों से भिन्न व्यक्तियों के नाम से राशि आहरण किया गया है। और चौथा ये था कि क्या शासनोक्त प्रकरण की जांच पुलिस आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो से कराकर दोषियों को कड़ी सजा दिलवाएगी। परंतु अध्यक्ष महोदय, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। राम राम सा